हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले 4 सेट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो पीवाईक्यू सीरीज जो है दोस्तों, वह एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे पीवाई क्वेश्चन जो होते हैं वह रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम तक टोटल 133 सेट है जो प्रीवियस एनटीपीसी का है। तो कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले सभी सेटों का एनालिसिस हम लोग कर लें। तो जीके जीएस और करेंट से अपडेट करके हम लोग सभी सेट का एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीके जीएस का सभी क्वेश्चंस को एक जगह कर दी हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो जब कभी हम लोग किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक बार जितने बार हम लोग उस तार में करंट को देते हैं तो जो कंपास का सुई होता है हमारा, वह विक्षेपित होता है। तो इसका अध्ययन सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि सबसे पहले चुंबकीय जो कंपास का सुई होता है वह विक्षेपित होता है, यह किसने बताया था? तो ऑस्टेड के द्वारा ही बताया गया था। तो इसको याद रखिएगा। सीवी रमन को सन 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब का खोज किया था। तो इनको भी याद रखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट को लिख नहीं पाते हैं क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जीके जीएस है, सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो वारंगल की जो रानी थी रुद्रमा देवी, जो आंध्र प्रदेश का एक भाग था वारंगल, तो इसकी जो रुद्रमा देवी यहाँ से जो संबंधित थी वह काकतीय वंश से थी। तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वारंगल की राजधानी कहाँ थी? तो यह बतापी थी। इसको जरूर याद रखिएगा। चोल प्रशासन जो था वह अपने ग्राम सभा के लिए, ग्रामीण सभा सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित और संगठित चोल साम्राज्य का था और चोल वंश नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध था। दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, यह चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग माना जाता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1857 की विद्रोह तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी से ही शुरू हो गया था, मंगल पांडे के द्वारा। उन्होंने अपने एक सीनियर अधिकारी की हत्या कर गोली मार दिए थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और चर्बी वाले कारतूस, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनफील्ड राइफल के जगह ये जो चर्बी वाले कारतूस का जब प्रयोग हुआ तो दिसंबर इसको 1857 दिसंबर में इसको शामिल किया गया था। तो लोगों के बीच, जो सैनिक थे उनके बीच यह अफवाह फैल गया था कि जो चर्बी वाले कारतूस है इसमें गाय और सुअर का हड्डी का प्रयोग किया गया है। तो सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा काम किया है।
तो इसी से गुस्सा होकर इसी से उन लोगों ने आग बबूला हुआ और 1857 की क्रांति को छेड़ दिया। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा कि बिहार से सबसे फेमस है कि बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कानपुर से नाना साहब गए थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे, तो ये लोग झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की थी, असम से सादत खां किए थे। तो बहुत सारे प्रांत हैं, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो दोस्तों उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, तो उस समय 40वें स्थान पे भारत था। अभी बौद्धिक संपदा सूचकांक जो होता है वह यूएसए चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 2024 में याद रखिएगा कि 42वें क्रम पे है, और 42वें क्रम के साथ भारत का जो स्कोर है वह 38.6 है। तो बौद्धिक जो हमारा संपदा सूचकांक है उसमें भारत 42वें नंबर पे है और इसका जो स्कोर है वह 38.6 है। तो करेंट भी अपडेट कर देते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो जो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम है वह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह पॉलिसी चलाया गया है, यह प्रोग्राम चलाया गया है। ग्रीन हाउस जो गैस है दोस्तों, जैसे ग्रीन हाउस किसे बोलते हैं, तो अगर पर्यावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ग्रीन हाउस बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस में जलवाष्प भी शामिल होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल होता है और CO2 भी शामिल होता है। तो ये सबको याद रखिएगा, ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण करवाया था। तो अपने सैनिकों को रहने के लिए, सैनिकों को ठहरने के लिए सैन्य जो जिसको हम लोग गिरिसन शहर के नाम से जानते हैं, जिसे सीरी का किला भी बोला जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को अली गरसुब के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा राजस्व उछलने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। इन्होंने उपज का 50% टैक्स के रूप में वसूला था। तो बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने उपज का 50% यानी आधा राजस्व के रूप में वसूला करता था। तो वह अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो भाषा है वह स्क्रैच है, यह एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो होता है वह कंप्यूटर को किसी काम को आसान करने के लिए जो प्रोग्राम को हम लोग कमांड देते हैं उसमें ट्रांसफर करके काम को करता है। यूनिक्स जो है हमारा वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में फैक्ट्स पूछते हैं, जैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक जो आधुनिक कंप्यूटर है उसे चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले 1946 में कंप्यूटर के रूप में कैलकुलेटर का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म। तो रैम का होता है रीड एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। HTTP का फुल फॉर्म पूछता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
और HTTP लास्ट में एस लगा देता है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद रखिएगा। सीपीयू का कभी कभी पूछ देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक जानकारी है दोस्तों कंप्यूटर का। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ उससे ऊन निकाला जाता है जिसे हम लोग कर्तन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सबसे अच्छा और महंगा वर्धमान ऊन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर शरद पागड़े को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 में सम्मानित किया गया था? तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन था। तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पागड़े को मिला था। 33वां व्यास सम्मान की अगर बात करें अभी करेंट में तो पुष्पा भारती को मिला है। इनका नाम याद रखिएगा, पुष्पा भारती। और इनके उपन्यास जो है वह यादें यादें और यादें के लिए मिला है और यह 33वें क्रम का है, तो इसको भी याद रखिएगा। व्यास सम्मान जो होता है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन सन 1991 से यह पुरस्कार को देते आ रहा है। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का करवा देंगे। मार्च 2021 में नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल को कितनी राशि सहायता स्वरूप दी गई है? तो उसमें करेंट का क्वेश्चन था। नेपाल को जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, तराई क्षेत्र में भी सड़क का अच्छा विकास कर सके, इसके उद्देश्य से भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 800 करोड़ रुपए का अनुदान स्वरूप राशि प्रदान किए कि मैं आपको अनुदान देता हूं और इस राशि के उपयोग करके आप अपने तराई वाले क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मैथ का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार प्लेटू है? तो तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो विश्व के सबसे ऊंचे पठार तिब्बत की पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 5300 से 5500 के बीच माना जाता है, जिसे संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन की पठार सबसे पुराना पठार है। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो तापीय अपघटन अभिक्रिया है। जब किसी वस्तु या पदार्थ को हम लोग ताप देकर गर्म करते हैं तो उसको हीट देते हैं दोस्तों। तो हीट देने के बावजूद कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको याद रखिएगा, CaO प्लस CO2 में विघटित हो जाता है। इसे हम लोग तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अंतर्ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए
असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की। तो 2021 में पहली खेप मिला था, यह मिला था यूएसए को। तो यूएसए, जिसको हम लोग यूएस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूएस ने सबसे पहली खेप प्राप्त की थी। यह लाल चावल जो है वह असम के तराई क्षेत्र में होता है और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, तो असम के तराई वाले क्षेत्र में इस चावल को उगाया जाता है और यह चावल सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं और सभी जगह इसका उत्पादन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका मांग भी विश्व के लगभग सभी देशों में ज्यादा रहता है। तो सबसे पहली खेप यूएस को भारत के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो 2020 में नवाचार श्रेणी में जो डिजिटल का अवार्ड मिला है वह बिहार को मिला है, याद रखिएगा। और 2020 में यह मिला है और 2020 में बिहार के साथ साथ 2021 में झारखंड राज्य को मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि करेंट यहाँ है झारखंड का, बिहार का भी पूछा जा सकता है, लेकिन उस समय का करेंट था 2020 में ही मिला था, क्योंकि जब कोविड-19 का महामारी चल रहा था उस समय लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के सिचुएशन में भी बिहार सरकार ने सभी पहलों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाएं और ऑनलाइन काम पर, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया था। इसी कारण से बिहार सरकार को नवाचार श्रेणी के अंतर्गत 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो तिलचट्टा जो होता है उसमें श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। तिलचट्टे में जो होता है वह सफेद, क्वेश्चन आता है कि सफेद रक्त किस में पाया जाता है? तो तिलचट्टे का जो रक्त होता है या तो रंगहीन उसको बोल सकते हैं या सफेद, एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। तो इसका रक्त जो होता है वह सफेद कलर का होता है, इसको भी याद रखिएगा। कितना एडिशनल फैक्ट होगा दोस्तों शेयर करने का कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल वर्तमान में अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 92 संविधान संशोधन जो 92 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त था। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला था और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको सीए बोलते हैं, संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, जिसे हम लोग नमक के ट्रिक से याद रखते हैं, 3 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। न से नेपाली, एम से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो सबसे पहले 14 थी, फिर एक को ऐड किया तो 15 हो गया, फिर 3 को ऐड किए तो 15 3 18 हो गया, और फिर 4 को ऐड किए तो 18 4 22 हो गया। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाज फाल्कन की चाल लगभग कितना होता है? तो कभी कभी स्पेसिफिक का चाल पूछा जाता है,
तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि 320 किलोमीटर प्रति आवर होता है। बाज जो है दोस्तों वह ऊपर ऊंचाई की ओर ज्यादा उड़ता है। तो ऊंचाई से जब वह उड़ता है और निम्न की ओर गति करता है, तो ऊंचाई से जो निम्न की ओर गति किया जाता है उस समय ही इसका स्पीड मापा जाता है। तो 320 किलोमीटर प्रति आवर होता है। अगर कुछ चाल की बात कर लें, जैसे प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8, इसको याद रखिएगा कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और निर्वात में ध्वनि की चाल जो होता है वह शून्य होता है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि के सबसे अधिक चाल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। ठोसों में भी अगर बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, जिसे 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को अलग करती है, तो कलपोंग नदी यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। तो ग्रेट निकोबार में उसकी अवस्थिति है। ग्रेट अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को बहुत सारे का नाम बदल के चेंज किया गया था, जैसे रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप को नील द्वीप, और जो स्वराज द्वीप था उसका नाम बदल के हैवलॉक द्वीप किया गया था। तो ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को भी याद रखना है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर रहता है और आउटपुट डिवाइस जिसे हम लोग कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। तो प्लॉटर जो है वह इनपुट डिवाइस नहीं है, यह हम लोग कंप्यूटर के बाहर से उसमें अटैच करते हैं। लाइट पेन कंप्यूटर की आंतरिक है जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस का, जॉयस्टिक ये भी है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ये भी है। तो ये सब जो है वह कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर जो है वह कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मानव है हम लोग ह्यूमन के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम आर्टिकल 23 के अंतर्गत मूल अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट जो हमारा मूल अधिकार है वह आर्टिकल 12 से 35 के बीच इसका वर्णन है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और यह संविधान संशोधन जो हुआ था वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो जो हमारा लिपिड होता है या प्रोटीन, उसके पैकेजिंग के लिए गोल्जी अपटेट्स, गोल्जी बॉडी जो होता है वह प्रोटीन का परिवहन,
संशोधन और पैकेजिंग के काम करता है। इसीलिए मानव शरीर के गोल्जी बॉडी को हम लोग यातायात प्रबंधक के रूप में जानते हैं। राइबोसोम जो हमारा होता है उसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। जो हमारा खुरदरी अंतर प्रदाविका जालिका होता है जिसको हम लोग ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ जिसको हम लोग चिकनी बोलते हैं और एक होता है रफ जिसको हम लोग खुरदरी बोलते हैं। तो जो चिकनी होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे वसा का निर्माण होता है और जो रफ होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और इसी में राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है जिसकी खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। तो इतने को याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे जो कि एक मृत कोशिका था। एक जीवित कोशिका का खोज एंटिमन ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। कोशिका के केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो ये सब फैक्ट्स भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश को आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अभी बिहार को भी लेकर बहुत चर्चा में रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान किया जाए, तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उस समय का क्वेश्चन था। तो शेख मुजीबुर रहमान जिसे बांग्लादेश के सबसे पहले वहां के पीएम बने थे, जो अभी शेख हसीना के पिताजी थे। तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। इसीलिए बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को अपना आजादी दिवस मनाता है। इसको याद रखिएगा। अभी करेंट में अगर बोले तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वह गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर को, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह करेंट का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने की संभावना है। ये तो रीजनिंग है। नेक्स्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो आदिवासी जो प्रवासी श्रमिक हैं, तो उन श्रमिकों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, एकत्रित रखने के लिए, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उस डाटा को हम लोग निकाल सकें और उस डाटा का एनालिसिस करके उसके आधार पर कोई भी निर्णय ले सके। तो इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों को डाटा के सुरक्षित रखने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो पोर्टल का नाम याद रखिएगा, श्रम शक्ति पोर्टल। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सा औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? तो मुद्रा भवन। मुद्रा भवन जो है द करेंसी बिल्डिंग, यह कोलकाता में है। तो यह भारत सरकार को पुनः समर्पित किया गया और दिया गया क्योंकि इसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन होता था। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो 1935 में जब इसकी स्थापना हुई
तो 1937 तक इसका जो हेड क्वार्टर था वह कोलकाता ही था, जो मुद्रा भवन से संचालित होता था। वर्तमान में आरबीआई का हेड क्वार्टर 1937 के बाद मुंबई ट्रांसफर हो गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इतने सारे डेट को भी ध्यान में रखना है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे हम लोग विषुव या इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होता है वह भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसे हम लोग विषुव या इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। 23 जून इसको याद रखिएगा। 23 जून और 22 दिसंबर इसको याद रखिएगा। तो ये 23 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि रातें छोटी होती हैं, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती हैं। इसे हम लोग उत्तर अन्यात के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग दक्षिण अन्यात के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह घटना उत्तरी गोलार्ध में होता है और यह घटना निचली यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आगे का क्वेश्चन है आपका कि 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? पहले नेपाल और चीन जो था वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर अलग अलग बताता था कि इसका ऊंचाई इतना है। तो 2020 में एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ। इसमें नेपाल और चीन दोनों संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.6 घोषित किया, जिसे दोनों का सेम ऊंचाई माना जाता है कि दोनों देशों ने सेम इसी ऊंचाई को आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। तो यह मीटर में है। फीट में अगर बात करें तो 29,031.69 फीट होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और यह ग्रेट हिमालय में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में संपत्ति कार्डों प्रॉपर्टी कार्ड्स के भौतिक विवरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो स्वामित्व योजना एक शुरू किया गया था। यह भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी शुरू किए थे। इस योजना के तहत जो प्रॉपर्टी संपत्ति का कार्ड है वह आपके पास होना चाहिए। अगर वह कार्ड आपके पास है तो आप ऋण के लिए, जैसे एमएसपी होता है एक एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई जो होता है छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए दिया जाता है तब फाइनेंस। तो ये क्या करता है कि भारत सरकार जो इस योजना के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए प्रॉपर्टी के आधार पर आपको ऋण उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो दुनिया को बदलने के लिए जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है,
तो यह 2015 से शुरू हुआ था और 2030 तक, इसको याद रखिएगा, टोटल 17 एसडीजी गोल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें मृत्यु दर में कमी, यह गोल सम्मिलित नहीं है। गरीबी से मुक्ति, स्वच्छ एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, वातावरण साफ होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो पहला जो हमारा एसडीजी गोल था उसमें गरीबी से मुक्ति का लक्ष्य था। यह 2015 से शुरू किया गया है और 2030 तक इसका टारगेट है। 2030 तक में टोटल 17 लक्ष्य को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनमें से किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन था। तो मरकर अरविंद दलिंते सिंघम को मिला था। यह मलयालम फिल्म था और यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अभी वर्तमान में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मलयालम फिल्म, ये भी मलयालम फिल्म है, जो अट्टम को मिला है। फिल्म का नाम अट्टम है, याद रखिएगा। यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हिंदी फिल्म में गुलमोहर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता की बात करें तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जो फिल्म कांतारा के लिए दिया गया है। तो ये करेंट से रहा अपडेट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम डिस्क डिफ्रैगमेंटर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है वह कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम है, याद रखिएगा। कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों एग्जाम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रहों सैटेलाइट को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें निम्न में से किस देश में कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे? तो भारत, यूएस और ब्राजील का शामिल था, रूस का इसमें शामिल नहीं था। तो आपका सही आंसर रूस हो जाएगा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो जो हमारा है उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन था। तो विश्व की दूसरी महिला है और भारत की पहली महिला है, तो यह मिताली राज है। मिताली राज जो इंडियन क्रिकेटर वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान थी। वर्तमान में मिताली राज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुकी है। इनसे पहले विश्व में 10,000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उन्होंने इनको पीछे करके बनाया था। अगला क्वेश्चन। स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन सन 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। तो इसी में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन काम किया गया था। तो इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन माना जाता है। 1972 में हुआ था, इसको याद रखें। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, इन्हीं के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने एक सभा आयोजित किए थे, जिसमें जनरल डायर ने आदेश देकर गोली चलवा दिए थे। तो इसी हत्याकांड को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इन्हीं के लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में रॉलेट एक्ट 1919 भी पारित हुआ था, और जिसे इसको याद रखिएगा, जो हुआ था 1919 में, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है, 1919 में ही पारित हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश के लिए डैश स्मारकों का 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के साथ करार किया है। तो यह 280 स्मारकों को 360 डिग्री, जिसको हम लोग 3D हेलोग्राम के नाम से जानते हैं, तो यह जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है ASI के साथ समझौता किया है गूगल ने। ये 380 स्मारकों को हम लोग 3D आभासी दृश्य दिखाएंगे। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसकी स्थापना 1861 में चार्ल्स मेनन ने सहयोग में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो 1352 मीटर की लंबाई है इनका। ताप्ती नदी जो है वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। किस भारतीय पैरा एथलीट ने संयुक्त अरब अमीरात के LN में आयोजित 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो पैरा एथलीट, तो यह सिंह राज थे। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा जो है वह ब्रॉन्ज कांस्य जीता गया था। इसको याद रखिएगा, कांस्य पदक जीते थे। और स्वर्ण पदक इन्होंने भारतीय पैरा जो UAE में हुआ था 2021 में, उसमें स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसको भी याद रखना है। तो आज का सेट हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए और सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और क्वेश्चन सेट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।